गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर विकास कौशल, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट, केयर डायग्नोस्टिक सेंटर जीरकपुर पे हूँ। आज हम इकट्ठे हुए हैं बात करने के लिए इंटरनेशनल बर्थ डिफेक्ट डे पे। जो जुमानरू विकार होते हैं बच्चों में, उनको हम कैसे देख सकते हैं, उनका क्या असर होता है हमारी सोसाइटी पे और हम उनसे कैसे जूझ सकते हैं। इस डिस्कशन में मेरे साथ हैं डॉक्टर साक्षी यादव। शी इज क्लिनिकल जेनेटिसिस्ट फ्रॉम एम्स, जो हमारे साथ अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं, और सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मोनिका कौशल, जो कि यहीं केयर डायग्नोस्टिक सेंटर पे एडमिनिस्ट्रेटर भी है। Welcome, Dr. Sakshi. Thank you, ma'am. Today we'll discuss on birth defects. कि birth defects क्या होते हैं, Dr. Sakshi? बर्थ डिफेक्ट्स कोई भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम या फिर बनावटी खराबी जिसके साथ एक बच्चा पैदा होता है, उसको हम बर्थ डिफेक्ट्स बोलते हैं। Dr. Vikas, what are types of birth defects? देखिए, बर्थ डिफेक्ट्स दो तरह के होते हैं, माइनर यानी छोटे, मेजर यानी बड़े। छोटे बर्थ डिफेक्ट्स हम उन्हें कहते हैं जिनमें इलाज की अमूमन जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कोई स्किन टैग्स हो गए या एक छोटा स्मॉल VSD बोलते हैं, हार्ट में एक छोटा छेद जो कि अपने आप उम्र के साथ भर जाता है। और मेजर बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं जिनमें विकार कुछ ज्यादा सीरियस होता है, जिसको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे कोई ब्रेन की एबनॉर्मेलिटी, कोई हार्ट की बड़ी एबनॉर्मेलिटी, कोई आंत की एबनॉर्मेलिटी, आंत पेट से बाहर आई है। तो ऐसे में हमें बच्चा पैदा होने के बाद सर्जरी से या और दूसरी ट्रीटमेंट से उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। माइनर और मेजर बर्थ डिफेक्ट्स, एक तो जो स्ट्रक्चर है विकार उसमें होता है। डॉक्टर साक्षी, आपके जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बर्थ डिफेक्ट्स को आप कैसे लेते हैं? तो कई बार कोई कारण नहीं भी पता लगता, बट अगर किसी बच्चे में 2 से ज्यादा बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं तो उसमें हमेशा एक जेनेटिक कॉज हमें हमेशा रूल आउट करना चाहिए। And how common are these genetic defects in the children you have seen? एक्चुअली अगर मैं कहूँ तो बर्थ डिफेक्ट्स बहुत कॉमन है। मतलब अगर 100 डिलीवरीज हो रही है तो उसमें से 1 से 3 बच्चे में बर्थ डिफेक्ट होने का चांस है। और पूरे इंडिया में कम से कम हर साल 25 मिलियन बच्चे बर्थ डिफेक्ट के साथ पैदा होते हैं। And what are the common causes for this? मतलब अगर हम इतनी पॉपुलेशन लेके चल रहे हैं तो क्या आपको सबसे दिखता है कि ज्यादा कॉमनली बर्थ डिफेक्ट के साथ? बर्थ डिफेक्ट्स के एक्चुअली बहुत सारे कॉजेज होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान अगर अल्कोहल इंटेक करे, कोई स्मोकिंग हो, या फिर कोई ड्रग इंटेक, कोई टॉर्च इन्फेक्शंस हो, या फिर मदर की ही कोई मेडिकल कंडीशन जैसे सीवियर हो, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। सो इन केसेस में बर्थ डिफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस बर्थ डिफेक्ट्स जेनेटिक कॉजेज भी होते हैं बर्थ डिफेक्ट्स के काफी ज्यादा, कुछ क्रोमोसोमल दिक्कत, कुछ सिंगल जीन डिसऑर्डर्स। तो ये सब भी एक बर्थ डिफेक्ट्स के बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। एंड इसका क्या असर पड़ता है बच्चों पे? मतलब अगर इसका हमें पता चलता है ये इस तरह का डिफेक्ट है तो क्या इम्पैक्ट होता है इसका? सो बेसिकली मैम, बर्थ डिफेक्ट्स के इम्पैक्ट डिपेंड करता है कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व हुआ है, किस एक्सटेंट तक इन्वॉल्वमेंट है, प्लस साथ में और कोई एसोसिएशंस हैं या नहीं। क्योंकि सपोज किसी बच्चे को सिर्फ क्लेफ्ट लिप है तो वो एक माइनर क्लेफ्ट लिप भी हो सकता है और वो क्लेफ्ट लिप से पैलेट तक भी जा सकता है। तो उस केस में बच्चे को सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, उसको खाना निकलने में भी दिक्कत हो सकती है। प्लस सिर्फ ये एक आइसोलेटेड स्ट्रक्चरल बर्थ डिफेक्ट है या फिर वो एक सिंड्रोम का हिस्सा है, इन चीजों पर पूरा आउटकम डिपेंड करता है। Of course, अगर पहले पता चल जाए तो पेरेंट्स विल बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि आगे कैसे ट्रीट करना है टुडे, एंड दे कैन मेक द डॉक्टर अवेलेबल फॉर द सेम, फॉर द सर्जरी। डॉक्टर विकास, कैसे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप स्कैन्स करते हैं बर्थ डिफेक्ट्स? बर्थ डिफेक्ट्स देखने के लिए हमारे लिए बून रहा है इन्वेंशन ऑफ अल्ट्रासाउंड मशीन। पिछले 50 साल में इस टेक्नोलॉजी में इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हुई है कि अब ना सिर्फ 18-20 हफ्ते पे बल्कि हम 11-12 हफ्ते पे भी बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट्स हैं उनको देख सकते हैं। सो बर्थ डिफेक्ट्स देखने के लिए हम यूजुअली अल्ट्रासाउंड जो करते हैं वो एक तो 11-14 वीक्स के बीच में, जिसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। इसमें ना सिर्फ बर्थ डिफेक्ट्स को हम देख सकते हैं बल्कि हम कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स का भी अनुमान लगा सकते हैं, जो हम न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी जिसको बोलते हैं। अगर वो बढ़ी हुई है तो बच्चे में जेनेटिक डिसऑर्डर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में हम उनका जेनेटिक एनालिसिस करवाते हैं जिसमें हमें पता चले कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं।
इस टाइम पे हम जो मेजर बर्थ डिफेक्ट्स हैं, जो ब्रेन से रिलेटेड है, हार्ट के हैं, लिम्स के हैं या कोई और ग्रॉस एबनॉर्मेलिटी है, वो हम 11 से 14 हफ्ते के बीच में भी देख सकते हैं। जो आइडियल टाइम माना जाता है जिसमें हम एक भ्रूण को पूरे उसके ऑर्गन्स, उसका आकार देखते हैं, बर्थ डिफेक्ट रूल आउट करते हैं, वो होता है 18 से 20 या 22 हफ्ते तक का जो स्कैन है। उसमें हम रूल आउट करते हैं कि बच्चे में किसी भी तरह का किसी भी ऑर्गन में विकार ना हो। दैट मीन्स उस टाइम पे हमें पेशेंट को स्कैन के लिए जरूर भेजना चाहिए। हाँ, उस बिल्कुल particular भेजना time। चाहिए, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट है 11 से 14 हफ्ते वाला स्कैन, क्योंकि इसमें सिर्फ बर्थ डिफेक्ट्स नहीं, हम जेनेटिक मेकअप जो है भ्रूण का, जो बच्चे का, वो भी देखते हैं। अगर आकार से बच्चा पूरा ठीक है लेकिन जेनेटिक प्रॉब्लम है तो वो भी हमारे लिए उतना ही सीरियस है। आप क्या कहते हैं इस बारे में डॉक्टर साक्षी? यस सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि एक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, स्ट्रक्चरल बेबी की स्ट्रक्चरल जो बनावट है उसके साथ साथ उसका जेनेटिक मेकअप भी ठीक हो, वो भी जरूरी है। जैसे आपने सही बताया, NT-NB स्कैन में हम ये तो देखते ही हैं कि कुछ ग्रोस मालफॉर्मेशन तो नहीं है, बट कुछ एक मार्कर्स होते हैं जैसे न्यूकल ट्रांसलुसेंसी, नेजल बोन, जो हमें पॉइंट आउट करते हैं कि कोई क्रोमोसोमल या सिंगल जीन डिसऑर्डर हो सकता है। अगर डॉक्टर साहब हमें पता चल जाए कि है इस तरह का बर्थ डिफेक्ट, तो फिर आगे के लिए कैसे करना चाहिए, मतलब उसका कैसे हमें देखिए, पेशेंट को गाइड करना है? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। बर्थ डिफेक्ट्स जैसे हमने कहा माइनर और मेजर होते हैं। जब हम प्रोग्नोसिस यानी इसका आगे क्या होगा उस बारे में बात करते हैं तो 3 तरह के बर्थ डिफेक्ट्स हम लेके चलते हैं। एक है जो माइनर, जिसका बच्चे की लाइफ स्पैन पे असर नहीं होगा, एक विकार जरूर हो सकता है जिसको हम बाद में पैदा होने के बाद सर्जिकली ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा होता है बर्थ डिफेक्ट्स जो लाइफ से कंपेटिबल हैं, जिसमें बच्चा पैदा होने के बाद जी सकता है और हम सर्जरी के थ्रू या कुछ मेडिकेशन के थ्रू उस बर्थ डिफेक्ट को थोड़ा ट्रीट कर सकते हैं। तीसरे बर्थ डिफेक्ट उस कैटेगरी के होते हैं जिसमें वो बच्चा उन डिफेक्ट्स के कारण पैदा होने के बाद जिंदा नहीं रह पाएगा। सो ऐसे केसेस में जिसमें हमें मालूम है ऐसा बर्थ डिफेक्ट है जिसमें बच्चा नहीं जिंदा रह पाएगा, इसमें हम जरूर सजेस्ट करते हैं कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट ही कर देना चाहिए। पूरी प्रेगनेंसी में बच्चे को आगे ले जाना कोई उसका फायदा नहीं होता। सो अगर हमें पता चल जाए तो हम या तो काउंसिल करते हैं पेरेंट्स को, पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, कि अगर इस प्रेगनेंसी को आगे ले जाना है या नहीं ले जाना, और ले जाना है तो किस जगह पे, कैसी जगह पे डिलीवरी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चों की डिलीवरी नॉर्मल सेंटर्स पे ना होके एक स्पेशलाइज सेंटर पे होनी चाहिए जहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्प मिल सके। अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन हो, अगर इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है तो गैस्ट्रिक सर्जन हो, तो वो एक बच्चे के इवन उन डिफेक्ट्स में जिनमें बच्चा जी सकता है पैदा होने के बाद, अगर वो एक टर्शरी केयर में नहीं है तो उसके चांसेस सर्वाइवल के और भी कम हो जाते हैं। सच आपने बिल्कुल सही बताया कि जैसे हम 18 से 20 हफ्ते पर जो लेवल 2 करवाते हैं उसमें हमें काफी हद तक बर्थ डिफेक्ट्स का पता लग जाता है। सो अगर जैसे कोई बर्थ डिफेक्ट हमें पता लगा तो उस केस में हमें जेनेटिक टेस्टिंग भी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट्स एसोसिएटेड होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ, एंड दे कैन चेंज द ओवरऑल प्रोग्नोसिस ऑफ द बेबी, ओवरऑल मैनेजमेंट, सब चीजें चेंज हो जाती है अगर हमें उसका जेनेटिक कारण पता लग जाता है। जैसे आजकल कितने पेशेंट डॉक्टर साक्षी आपके पास आ रहे हैं थैलेसीमिया के साथ, या हमें पहले ही पता है कि प्रीवियस बेबी थे स्टिल बर्थ थी बिकॉज ऑफ सम जेनेटिक डिसऑर्डर, तो कभी कभी पेशेंट सारे रिकॉर्ड्स नहीं दिखाते, हम बोलते हैं दिखाने को, तो अंडरस्टूड बहुत हेल्प हो जाती है उनकी कमिंग प्रेगनेंसी में। तो जैसे आपको पता होता है फिर आप उनको कैसे गाइड कर देते हो अगर वो आपको पेपर्स दिखा दें अपना रिकॉर्ड? अगर हमें पहले से उनका कोई जेनेटिक टेस्ट हो रखा है, तो फैमिली में ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है और वी आर वेरी श्योर कि भाई ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसका ये मॉलिक्यूलर कंफर्मेशन है, सो हम 3 महीने के अराउंड बच्चे का सैंपल लेकर उसमें टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर आ सकता है या नहीं। बट कई बार अगर पेशेंट के पास नहीं होते हैं और ये है जैसे सिंपल, अगर चलो पहले बच्चे में सिर्फ क्लेफ्ट लिप पैलेट था, बच्चा भी ठीक है, ऑपरेटेड है, तो वो चाहते हैं कि भाई नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ना हो, तो हम ऐसे मेजर स्ट्रक्चरल बर्थ डिफेक्ट्स भी स्कैन के थ्रू 4 से 5 महीने में बता सकते हैं कि इस बच्चे में भी क्लेफ्ट लिप पैलेट होगा या नहीं।
थैंक यू डॉक्टर साक्षी, सेशन वाज रियली वेरी इंफॉर्मेटिव। अगर हमें पता चल जाए इस तरीके से, नॉलेज हो कि अगर इस तरीके का कोई बर्थ डिफेक्ट है, हमें आगे कैसे प्लानिंग करनी है, certainly we can go for a healthy offspring. थैंक यू डॉक्टर विकास, इट वाज रियली नाइस कि जो अल्ट्रासाउंड पे जब हमें दिख रहा होता है तो फर्स्ट गाइडेंस तो आपकी तरफ से ही हो जाती है, एंड द पेशेंट कैन सर्टेनली डिस्कस with their treating gynecologist, and of course Dr. Sakshi is here as geneticist to advise for the future planning in the pregnancy. ये सारे बर्थ डिफेक्ट्स वी कैन प्लान ड्यूरिंग द प्री कंसेप्शनल पार्ट ऑल्सो। अगर एक छोटी सी गोली फॉलिक एसिड एक मदर लेना शुरू कर दे, बिकॉज ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बहुत हद तक प्रिवेंट कर देता है। मैं तो एडवाइस करूंगी टिल बर्थ, ठीक है, बट कई लोग प्री कंसेप्शनल में देते हैं एंड ड्यूरिंग फर्स्ट 3 months, बट टिल बर्थ इफ यू कैन कंटिन्यू फॉलिक एसिड दैट विल बी रियली गुड। हमारे पास यहाँ केयर डायग्नोस्टिक सेंटर जीरकपुर में ना सिर्फ फीटल मेडिसिन से रिलेटेड सारे फैसिलिटीज, हर स्टेज पे अल्ट्रासाउंड, एडवांस्ड 3D अल्ट्रासाउंड, जो हम प्रोसीजर्स करते हैं, एमनियोसिंथेसिस करते हैं, सीबीएस करते हैं या फीटल रिडक्शन करते हैं, ये हैं सारे, बल्कि हमारे पास एक एक्सपर्ट एम्स के क्लिनिकल जेनेटिसिस्ट हैं, तो सारी तरह की जेनेटिक सर्विसेज, चाहे वो प्रेगनेंसी रिलेटेड है, प्री कंसेप्शन है, चाहे वो कैंसर रिलेटेड है, या कुछ बच्चे हैं जिनमें जेनेटिक डिसऑर्डर अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उनकी भी काउंसलिंग होनी चाहिए। ये सारा हमारे पास अंडर वन रूफ यहाँ पे अवेलेबल है। So I request all the people living in this region and all the doctors who need such help, they can always refer their patients and people can always come for consultation to Care Diagnostic Center Zero.